तो बेटा आज हम कल आपका एफएलपी बेटा कैसा हुआ पेपर कल एफएलपी का। जी बच्चे वालेकुम सलाम बेटा वालेकुम सलाम। एफएलपी का पेपर कैसा हुआ बेटा? जी एफएलपी का पेपर कैसा हुआ कल? जी बच्चे वालेकुम सलाम बेटा वालेकुम सलाम। वहाब हमजा वालेकुम सलाम। जी बच्चे कल एफएलपी का पेपर हुआ था, कैसा हुआ? फेक न्यूज़ अबाउट ई कैट और इट्स स्टूडेंट बेटा अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है, अभी ये कंफर्म नहीं है, मैंने भी देखा था। अभी इतना कंफर्म नहीं है। नहीं बेटा वो अभी कंफर्म नहीं है, आप देख लेना आगे थोड़ा सा और आगे एक्सटेंशन मिल जाएगी इसमें। अच्छा वेरी गुड। केमिस्ट्री का पोर्शन अच्छा हुआ बेटा? हाँ केमिस्ट्री का जो आपका एफएलपी का टेस्ट था सही हो गया? वहाब हाँ जी वेरी गुड बेटा वहाब। जी हमजा बेटा वेरी गुड। और बाकी बच्चे भी बता दो बेटा। फजर वहा अमानत हो गया बेटा, उस्मान ठीक है, और जो जो ऑनलाइन है बता दे ज़रा बेटा। जी अच्छा तो सबसे पहले हम ज़रा टेस्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है, टेस्ट डिस्कस करते हैं, इसके बाद फिर हम लेक्चर को भी ज़रा स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने कल शाम को ही मैंने ड्राइव पे अपलोड कर दिया था लेक्चर भी, कल का लेक्चर और एफएलपी का जो टेस्ट हुआ था वो भी विद आंसर की मैंने अपलोड कर दिया था। आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया बेटा? हाँ जी ड्राइव से डाउनलोड कर लिया है सबने? अपने सामने ओपन रखें ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें। जल्दी से हम उसको क्विकली डिस्कस करेंगे बच्चे। वेरी गुड बेटा अमानत वेरी गुड। जल्दी से हम उसको क्विकली डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चे? जी बच्चे तो आपका जो एफएलपी टेस्ट था बेटा कल का, वो ज़रा अपने सामने ओपन करें सारे बच्चे। क्या क्वेश्चन भेजा था बेटा वहाँ? मैंने देखा नहीं बेटा आपका क्वेश्चन, मैंने शायद मुझे तो कोई मैसेंजर पे नहीं आया बच्चे। आज भेजा है, मैं शाम को चेक कर लूँगा ना, अभी शाम को जाके मैंने चेक करना है। शाम टाइम जब मैं फ्री हो जाऊँगा तो मैं चेक कर लूँगा, ठीक है बच्चे? मैं आपको आंसर लाजमी करूँगा, ठीक है? आप एक दफ़ा मुझे रिमाइंडर दे के रखें वहाँ बेटा, जो क्वेश्चन था आपका वो मुझे आप दोबारा एक दफ़ा रिमाइंडर दे दीजिएगा उस पर मैसेंजर पे। मैं शाम को आज आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है? फ्री होने के बाद यहाँ से भी मेरे 2-3 क्लासेस और भी है, इसके बाद फिर मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूँगा। डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है बच्चे? अच्छा जी अपने सामने बेटा एफएलपी को ओपन कर दे बेटा सारे, एफएलपी को ओपन कर दे बेटा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 था मेरे पास, मोबाइल में है, मैं यहाँ से पढ़ लूँगा। जी अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा, सारे साथ से देखे बेटा ज़रा, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को हो, सॉल्व करने की ज़रूरत हो तो मैं सॉल्व कर लूँगा, अदरवाइज हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बच्चे? अच्छा जी द मैस ऑफ प्रोटॉन इज, ये तो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी बेटा, प्रोटॉन का जो मैस है वो आपके पास क्या है बेटा? दैट इज ऑप्शन सी सही है इसमें, दैट इज 1.672 मल्टीप्लाई टेन पावर -27 kg। अब आप इसमें देखें ना, ग्राम्स में दिया हुआ है, ग्राम्स में दिया हुआ 9.1 तो इलेक्ट्रॉन का है, तो ऑब्वियसली 1.672 मल्टीप्लाई टेन पावर -27 kg। अब मुझे इसमें ये एक बात बताए कि मैस ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है या मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? जल्दी से बताएं मुझे, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या मैस ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है बेटा? जी जल्दी से बता देता बेटा, जल्दी बता दे मुझे, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या मैस ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है? जी आपके सामने दिया हुआ है, एक आपके पास 10⁻27 में दिया हुआ है और एक आपके पास 10⁻31 में। जी जल्दी से बताए, केजी, दोनों केजी है, -27 और -31। बेटा याद रखिएगा -27 नहीं बच्चे यही है, हमजा बेटा यही है बेटा, मेरे पास ई केट NGP यही है। अच्छा पेपर डिफरेंट है? एक मिनट बच्चे, एक मिनट मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चे, एक मिनट। अच्छा आपके पास ये बेटा, हाउ मेनी टाइम द मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही है बेटा, हाउ मेनी टाइम्स द मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी ये है बच्चे, जरा बता दे जल्दी से मुझे। आप लोगों ने डाउनलोड गलत किया होगा फिर, ई केट NGP का जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको आपने डाउनलोड गलत किया होगा। हम्म
बेटा नहीं बेटा, ये तो मैंने एमकेट के लिए बनाया था, आपने ड्राइव से एमकेट वाला ओपन कर दिया है फिर। नहीं नहीं, आपने ड्राइव से एमकेट वाला जो है डाउनलोड कर दिया है, मैंने ई केट का अलग बनाया हुआ है, एमकेट का अलग बनाया हुआ है। हम्म, जी बच्चे, एमकेट का तो सिर्फ चैप्टर नंबर 5 है, आपका चैप्टर 5, 6, 7 तीनों था बेटा, 3 चैप्टर्स थे। हाँ जी, ये पेपर नहीं होगा बेटा, आपका पेपर अलग था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जी बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एमकेट के कुछ जो चैप्टर 5 के एमसीक्यूज जो रिलेटेड था ना, वो मैंने साथ दे दिया, दोनों में दे दिया था, लेकिन आपका पेपर टोटल डिफरेंट है। जी जी बिल्कुल, वहां बेटा सही कह रहे हो, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें। तो मैं ई केट को ही डिस्कस करूंगा बच्चे, ई केट को, ठीक है, जो मेरे पास है वही मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने यही दिया था। अच्छा, मतलब उसमें उन्होंने चेंज कर दिया है, जब आपका जाहिर बात है स्टूडेंट ज्यादा है ना, तो जाहिर बात है बेटा, जब सिस्टम में इसको एंटर करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन चेंज हो, क्वेश्चन सेम है। चलो, जो क्वेश्चन आपके सामने आ जाए वही हम देखेंगे जरा। बेटा मैथ्स ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या है बेटा, 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻27 -27। जी बच्चे ठीक है, ये आंसर इसका ये है। द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच हैज बीन मेजर्ड ऑन एनी पार्टिकल इज। हाँ जी, जाहिर बात है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मिल्कन आई ड्रॉप मेथड में कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो चार्ज है दैट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, ठीक है, वो उसके अंदर से स्किप हुआ है, इसका मतलब है आपको 29 क्वेश्चन आया होगा फिर, एफएलपी में 29 क्वेश्चन आया होगा फिर। खैर चलो कोई बात नहीं बेटा, जरा देखें आप कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है बेटा, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज। जी बच्चे, मास ऑफ न्यूट्रॉन मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम ज्यादातर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तकरीबन सॉरी प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन मैंने आपको यहां पे मेंशन भी कर दिया था कि स्लाइडली लार्जर है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन भी यही दिया हुआ था मैंने, कि एक तो दिया था मैंने सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन, ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा मोर एक्यूरेट आंसर कौन सा है बेटा, दैट इज स्लाइडली मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा है बेटा। वो मेरे ख्याल उसके अंदर ऐड नहीं हो सका होगा, पता नहीं, मैंने तो उनको 30 क्वेश्चन एमसीक्यूज वो सेंड कर दिया था, उसके अंदर से मेरे ख्याल कोई ऐड नहीं हो गया था। मुझे कह रहे थे कि इसमें कुछ एक प्रॉब्लम आया, बाद में मुझे पता चला कि 29 क्वेश्चन आए होंगे फिर। इट्स ओके बेटा, कोई मसला नहीं है यार, कभी कभार हो जाता है इस तरह। द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज क्या है बेटा, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम जरा बताएं मुझे। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन था, दैट इज ऑक्सीजन एटम की बात की है तो दैट इज 16 ग्राम, ये 16 ग्राम है ऑक्सीजन एटम। अगर ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं ना बेटा, तो 16 ग्राम इज द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ न्यूट्रॉन आपने बताना कि हाउ मेनी टाइम ग्रेटर है बेटा, दैट वाज क्या था बेटा, क्या आंसर था इसका, जरा बताएं मुझे जल्दी से जी। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज हाउ मच ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी बेटा 1840। अ नूडल प्लेन इन एन ऑर्बिटल इज द प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज। नूडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा, पहला वाला क्वेश्चन रिपीट कर दे जो मिस हो गया। आपको बता मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.672 मल्टीप्लाई 10 -27 kg। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ये इसके अंदर ऐड नहीं हो सका है। फर्स्ट क्वेश्चन में मास ऑफ प्रोटॉन पूछा हुआ था आपसे, ठीक है बेटा, दैट इज 1.672 मल्टीप्लाई 10 -27 kg। अच्छा, नूडल प्लेन मैंने आपको कहा था कि वो प्लेन है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 0 हो। अच्छा जी, द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास फॉर द इलेक्ट्रॉन इज। हाँ जी, क्या थे बेटा, इसमें आपके पास सेम टू सेम वैल्यूज दिया हुआ है, यहाँ पे जो डिफरेंट है दैट इज 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 प्लस 11 कूलम पर केजी। ऑप्शन डी सही था इसमें, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट था। इसके बाद बेटा आपके पास था बेटा द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पोटाशियम इज। पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने बतानी थी बेटा, दैट इज ऑप्शन सी।
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, ये ऑप्शन। जी जी बिल्कुल। द प्लेस बिटवीन द टू ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड, फिर वही क्वेश्चन देखें, आपको जरा मॉडिफाई करके दिया हुआ है, वही नूडल प्लेन, जो आपके पास दो ऑर्बिटल्स के दरमियान जो स्पेस होंगे उसको हम नूडल प्लेन कहते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा जी, इसके बाद था बेटा व्हेन डी 6d ऑर्बिटल इज कंप्लीट द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू, मैंने आपको एक बॉल्स के बॉल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कुछ बॉल्स बना के मैंने आपको कहा था 1s 2s 3s इस तरह करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में मैंने कहा था जिग जैग में आपने कैलकुलेट करना है। अगर आप वहां पे जरा गौर से देखें, उसको जरा गौर से देखें, तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा इसमें वो क्या आएगा बच्चे जी, वो क्या आएगा आपके पास 7p आएगा। ठीक है, ऑप्शन आपके पास 7f है, 7p, 7s, 7d, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बेटा 7p। 6d के बाद 7p में इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होंगे। अच्छा जी, इसके बाद है बेटा नेक्स्ट, 3 क्वांटम नंबर है बीन डिराइव्ड फ्रॉम इक्वेशन ऑफ, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि 3 ऐसे क्वांटम, 4 क्वांटम नंबर में से 3 क्वांटम नंबर्स को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए या वहां से डिराइव कर सकते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को हम नहीं कर सकते, ये मैंने आपको क्लास में उसमें लेक्चर में बता दिया था। अच्छा जी, द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन वाज स्टडीड बाय, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन किसने स्टडी किया था बेटा, इसको स्टडी किया था जे पेरिन ने। क्यों बेटा, आपको पता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन किस में हम स्टडी करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हुए, तो वहां से बेसिकली जे पेरिन ने इसको परफॉर्म किया था। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल, आपने बताना है बेटा, आपके पास एक एटॉमिक यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास 4, इनमें से बताना है कि विच द एटम जिसके एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक नंबर 7 है, उसके अंदर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे पी सबशेल में। जरा इसमें इसको जरा बोर्ड पे लिखता हूं बेटा, जरा यहां पे देखें। अभी हमने बात की बेटा 7, आपको पता है 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है बेटा, नाइट्रोजन के। ठीक है बेटा, आप जरा गौर से देखें यहाँ पे 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। अब आप जरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब हमारे पास ये जो पी सबशेल है इसके अंदर मैक्सिमम आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखिए तीनों में आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चे, तो यहां पे आपके पास जो ऑप्शन होगा दैट इज नाइट्रोजन 7। जी, इसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपके पास दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सब शेल विथ L इज इक्वल टू 3। अगर आपके पास बेटा L इज इक्वल टू 3 हो, L इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 हो, तो आपने बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब शेल के अंदर कितने होंगे, उस सब शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अगर आपको याद हो, अगर L की वैल्यू 0 हो, जी बिल्कुल बिल्कुल हमजा बेटा, वेरी गुड 14, क्योंकि हमने कहा था कि बेटा अगर L की वैल्यू 0 हो तो वो S सब शेल है जिसके अंदर 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। L की वैल्यू 2 हो तो हमने कहा था, L की वैल्यू 1 हो तो हमने कहा था P सब शेल, और L की वैल्यू 2 है तो आपके पास D सब शेल है, और अगर L की वैल्यू 3 है तो वो आपके पास F सब शेल है, और F में आपको पता है 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, क्योंकि 7 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, और 7 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, इसका मतलब यह है कि एक डिजेनरेट ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 14। क्लियर हो गया बच्चे, हाँ जी। प्रेशर इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब वाज केप्ट, जो आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है उसमें जो प्रेशर था गैस का दैट वाज 0.01 टॉर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, ये भी मैंने आपको बता दिया था बेटा कि सबसे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे मैक्सिमम जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है बेटा दैट इज क्लोरीन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ये आपको मैंने इसकी जो सीरीज भी बता दिया था बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन में से सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, बोरॉन की। विच वन शो हाईएस्ट, बेटा इसमें ना ये क्वेश्चन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लार्जेस्ट आयनिक साइज, और इसमें ये
ये परसेंटेज नहीं है बेटा, यहां पे यार ये स्टेटमेंट यहां पे गलत आया बेटा, ये स्टेटमेंट गलत आया। इसमें ये था स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव द लार्जेस्ट आयोनिक कैरेक्टर था, लार्जेस्ट आयोनिक कैरेक्टर पूछा हुआ था आपसे, या परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर पूछा हुआ था। यहाँ पे आया हुआ है लार्जेस्ट आयोनिक साइज आया हुआ है। तो जाहिर बात है बेटा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के अंदर परसेंटेज या आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू बाकी तमाम आपके पास HBr है, HCl है, वाटर की निस्बत सबसे ज्यादा HF के अंदर हाई परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर होंगे। जाहिर बात है बेटा आपके पास हाइड्रोजन है और साथ में फ्लोरीन है। हमने कहा था बेटा कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास फ्लोरीन है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे डिफरेंस भी ज्यादा है, तो इसके अंदर जो आपके पास एडिशनल फोर्स आएगी उसके अंदर हाई आयोनिक कैरेक्टर होंगे, आयोनिक कैरेक्टर इसके अंदर ज्यादा होंगे। ठीक हो गया बच्चे, क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा आपके पास द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज, जाहिर बात है 33.3%। कार्बन टू कार्बन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ब्यूट 1ene जी बच्चे, इसके अंदर आपने बताना है कि कार्बन टू कार्बन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, बताया जरा। इसमें ब्यूट 1ene फार्मूला क्या होगा बेटा, 4 कार्बन है, पहले आप 4 कार्बन बना दें, 4 कार्बन आ गया बेटा, और 1ene है तो मतलब आपके पास कार्बन नंबर 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे H2 लगा दें, यहाँ पे H लगा दे बेटा, H2 लगा दे, यहाँ पे CH3, तो ये आपके पास आ गया बेटा ब्यूट 1ene। ठीक है, अब ब्यूट 1ene के अंदर आपके पास एक तो डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और बाकी तमाम सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा, इसका ऑप्शन आपके पास उन्होंने दिया हुआ है, हाँ जी sp3 sp2, हाँ जी, या बोथ A एंड C, तो दोनों हमारे पास है, A और C दोनों है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन, ये भी आपको मैंने पहले बता दिया था, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन क्या है बेटा, आपके पास 3 होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, ये चैप्टर 7 से आया हुआ है बेटा, इसमें से कौन सा आपके पास स्टेट फंक्शन नहीं है? जी जी बिल्कुल, दोनों आपके पास ऑप्शन सही है जी बच्चे। यहां पे आपके पास यहां से आगे चैप्टर 7 के कुछ एमसीक्यूज भी आ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, आपको मैंने पहले भी कहा था हीट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। बाकी तमाम हमारे पास क्या है बेटा, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारे पास क्या है, स्टेट फंक्शन है। एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ, एंड टू एंड से मुराद क्या है बेटा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। डाइपोल मोमेंट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट आयनिक परसेंटेज, आयनिक कैरेक्टर भी बताएंगे आपको। इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दिस। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक विल हैव कंपैरेटिवली हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसकी हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी जी? आपके पास SPDF ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल के अंदर, इनमें सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी बेटा, ज्यादा P ब्लॉक एलिमेंट्स की होगी, और P ब्लॉक एलिमेंट्स में से भी खास तौर पर हेलोजन की मैक्सिमम होगी जी बच्चे। मॉलिक्यूल इन विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्बन एटम इज लार्जेस्ट इज, अब आपको यहां पे मैंने पहले भी उसमें वो दिया था लेक्चर के दौरान, मैंने आपको कार्बन टू कार्बन के एग्जांपल मैंने दी थी, यहां पे मैंने सिर्फ नाम दिया कंपाउंड का, फर्क आपने बताना था। ऑप्शन ए आपके पास इथेन है, इथाइन है, इथीन है, बेंजीन है। जाहिर बात है अल्केन में सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड के अंदर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होगा ना बेटा, तो ये आपके पास ऑप्शन ए था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इंथैल्पी, इंथैल्पी पॉजिटिव वैल्यू किसकी होगी? आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन में भी एनर्जी रिलीज होगी, कंबशन में भी एनर्जी रिलीज होगी, तो एटमाइजेशन, एटम बनाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ये हमने लास्ट टाइम भी इसमें बेटा बात की थी, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी क्या होगी बेटा,
787 किलो जूल पर मोल। जी बिल्कुल बेटा, बाकी बच्चे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे बेटा, सारे सो रहे हैं। जी बेटा, फरवा, अरबाज, उस्मान, हैदर, अहमद, सईद, जी बच्चे बता दे जरा मुझे, सारे सोए हुए, बाकी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे सिवाय हमजा एक्टिव होकर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हाँ जी, अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ द एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन इज, मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा, हेसेस लॉ में जो पाथ है, जिस पाथ से वो चेंज आई है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच ऑफ अ सिस्टम कैन बी कैलकुलेट बाय फॉलोइंग रिलेशन। हम एंथैल्पी चेंज को कैसे फाइंड करेंगे बेटा? एटोमाइजेशन से मुराद ये है बेटा कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहां देखें, लेट सपोज आपके पास एक मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एलिमेंट है, लेट एज्यूम हम कहते हैं कि एक कंपाउंड ले लें या किसी उसको भी हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर है। इस वाटर को आपने तोड़ना है, इसको तोड़ के आपने एटम में कन्वर्ट करना है। एक आपके पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, या इसी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ही तोड़ दें, एच और एच में अगर आप इसको ब्रेक कर दें, ठीक है बच्चे, तो इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एटोमाइजेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ एटम, एटम बनाना किसी भी मॉलिक्यूल से या किसी भी कंपाउंड से, मतलब किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट से अगर आप एटम बनाए तो इस प्रोसेस को एटमाइजेशन कहते हैं। तो एटमाइजेशन के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको तोड़ना है हमने, मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है। ठीक है बच्चे, मॉलिक्यूल को हमने ब्रेक करना होता है। लास्ट ऑप्शन आपके पास बेटा, चेंज इन एंथैल्पी को हम कैसे फाइंड करेंगे बेटा? चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास था बेटा अबाउट एफएलपी जो आपका कल हुआ था। ठीक है, जो एफएलपी का पेपर हुआ था कल, उसके हवाले से कुछ हमने डिस्कशन की बेटा। आज का हमारा टॉपिक है वो जी बेटा, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन इसमें अगर है तो बता सकते हैं बेटा। जी, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बता सकते हैं। जी बच्चे, हाँ जी, है किसी को कोई प्रॉब्लम? आई होप सो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जी अच्छा जी, अब हम जरा अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं बेटा। लास्ट टाइम हम केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट किया हुआ था, कल कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ज़रा यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ बेटा, आपको लेक्चर डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, आज हमने इंशाल्लाह इसको ज़रा दोबारा से वही से शुरू कर लेंगे जो आपका बेटा डबल लेक्चर के लिए असल में ना मेरे पास टाइम नहीं है। मैं असल में मेरे अपनी भी असल में कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट हो गई है हमारी ना, वहाँ पे भी अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। तो सुबह फर्स्ट टाइम मुझे कॉलेज आना होता है, तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं दोबारा से डबल लेक्चर ले लूँ। नहीं, अभी इंशाल्लाह इसी में हम कर लेंगे बेटा। ठीक है, बस आप लोग हिम्मत रखें, क्योंकि आप ई कैट का है ही डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह। और याद रखिएगा बेटा, ई कैट में केमिस्ट्री का जो सिलेबस है ना, केमिस्ट्री का जो पोर्शन है पेपर का, वो इतना टफ नहीं आता, इतना मुश्किल नहीं आता, आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, बस आप लोग जो यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ इसी को आप अच्छी तरह रीड करें, और जो स्लाइड्स मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा उसको मैं अपलोड भी कर दिया करूँगा। आप घर पे भी बैठ के उसको एक दफ़ा पढ़ लिया करें, और जितने भी MCQs है उसको साथ साथ, जो MCQs मैं अपलोड करूँगा उसको साथ साथ प्रैक्टिस किया करें। बाकी मुश्किल नहीं है बेटा, कोई चीज़ दुनिया में मुश्किल नहीं है। ठीक है, और 30 MCQs आने हैं आपके केमिस्ट्री से, तो आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। जी बेटा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्लाइड शो करने लगा हूँ बेटा। आपके पास कल हमने लास्ट जो लेक्चर को हमने रखा था, नजर आ रहा है बेटा सबको? जी, कल हमने एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था। आज हम यहां से आगे डिस्कस करेंगे बच्चे। ठीक है बेटा? जी जी, अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से क्या मुराद है बेटा? आपके पास जो वाटर है उसके अंदर आपको पता है बेटा सेल्फ आयनाइजेशन की एबिलिटी होती है। वाटर के अंदर वाटर अंडरगो सेल्फ आयनाइजेशन एंड दे प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। जी जी, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है बेटा, जो बॉटम पे लिखा हुआ है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को कैसे कैलकुलेट करना है, सारे डेरिवेशन यहाँ पे हमारे लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मेन पॉइंट्स है एमसीक्यूज के हवाले से आपने उसी को याद रखना है। अब आप इसमें जरा देखें कि जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम KW से शो करते हैं, और KW किसके बराबर है बेटा? मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन।
जो कि आपके पास 10⁻14 के बराबर होते हैं एट 25 डिग्री सी पे। इसकी आपने डेरिवेशन शायद की हो बेटा, आपने डेरिवेशन उसमें रेगुलर क्लासेस में इसकी एक डेरिवेशन है छोटी सी। फाइनल फॉर्म आपके पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसके बराबर होगा बेटा, के डब्ल्यू इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जी। ये आपको मैंने अभी यहाँ पे भी मैं बोर्ड पे भी मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ आपको नजर आएगा, ठीक है जी। के डब्ल्यू किसके बराबर है बेटा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये H प्लस और OH आपको पता है वाटर के अंदर डिसोसिएट होने की एबिलिटी है, किस में जाते हैं H प्लस में और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। H प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट होने की जो एबिलिटी है वाटर की, इसको हम ऑटो आयनाइजेशन या इसको हम सेल्फ आयनाइजेशन कहते हैं। इस एबिलिटी की वजह से वाटर स्प्लिट हो जाती है बेटा किसमें, इनटू हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल में। याद रखिएगा बेटा जो प्योर वाटर है उसके अंदर आपके पास सेल्फ आयनाइजेशन, बहुत लिटिल सेल्फ आयनाइजेशन होगी, ज्यादा आयनाइजेशन नहीं होती, इंतहाई कम आयनाइजेशन होती है सेल्फ आयनाइजेशन वाटर के अंदर। ये एबिलिटी है जिसकी वजह से वो H प्लस आयन और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चे, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, के डब्ल्यू को हम क्या कहते हैं सर जी। अच्छा कैमरे की ब्राइटनेस कम करवा दूं बेटा, एक मिनट जरा वेट कर, मैं करवा देता हूं। अभी आ जाते बेटा, मैंने वो असिस्टेंट को कहा है वो कर देंगे, तब तक हम अपना लेक्चर कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा बेटा कि के डब्ल्यू को हम क्या कहते हैं बेटा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है बच्चे, यहां तक इसमें कोई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा। या हम इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम नेक्स्ट को जरा यहां पे शो करते हैं बेटा जी। अब आपके सामने आया होगा बेटा कि के डब्ल्यू की डिफरेंट वैल्यूज है। ठीक है बच्चे, इसमें आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है ऊपर, आप देख रहे हैं जरा, टेम्परेचर आपके पास दिया हुआ है और के डब्ल्यू की वैल्यू दिया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बेटा, किसके लिए बेटा, वाटर के लिए। ठीक है, वाटर के लिए जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है के डब्ल्यू, इसकी डिफरेंट वैल्यूज दिया हुआ है डिफरेंट टेम्परेचर पे। ये आपने जरा एमसीक्यूज के हवाले से याद रखनी, खास तौर पर आपने जो वैल्यू याद रखनी है वो है 0, 25 और 100 को। 0, 25 और 100 पे के डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो आपने याद रखनी है। ठीक है बच्चे, ब्राइटनेस रकम जी बच्चे, ठीक हो गया बेटा। तो ये आपने इन वैल्यूज को फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज याद रखिएगा। जी बच्चे, तो ये एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद रखनी है बेटा। यह आपने छोटा सा टेबल दिया हुआ है, इसमें डिफरेंट वैल्यूज दिया हुआ है के डब्ल्यू की, वो आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास बेटा है पीएच, पीओएच और पीकेडब्ल्यू। ये बड़े सिंपल आपके पास टर्म्स है, इनकी भी आपने जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में डेरिवेशंस किया होगा बेटा, छोटे छोटे डेरिवेशंस थे और इनसे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस थी। देखिए, आपको पता होना चाहिए बेटा पीएच किसके बराबर है, पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, इससे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर हम माइनस लॉग ले ले हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का बेटा, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज पीएच। ये जो टर्म P है इसको हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जो वैल्यू हमारे पास इंतहाई छोटी वैल्यूज आ जाती है उसको एक मेजरेबल वैल्यू बनाने के लिए हम उसके नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, लेट सपोज 10⁻7 है। आप सारे मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको वैसे भी इसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ देखें जरा बच्चे, मैं आपको एक स्लाइड यहाँ पे बता के जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, लेट सपोज 10⁻7 है। -7 वैल्यू से बेहतर ये नहीं है कि बेटा अगर आप इसका माइनस लॉग ले ले तो क्या होगा,
बस 1 मिनट। यार हमारे हाथ में तो नहीं है ना बेटा ये तो। और अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि पीएच को हम जो टर्म पी है इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो पी है इसकी वजह से हम नेगेटिव लॉग को ऐड करने से जो आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू है वो सिंपलेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया सबको। इसके बाद आपके पास POH है। POH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। एमसीक्यूज के हवाले से आपके पास साइड पर टेबल बना हुआ है, उस टेबल के अंदर दिया हुआ है सोरेनसन। सोरेनसन वाज द नेम ऑफ द केमिस्ट जिसने पहली दफा पीएच को इंट्रोड्यूस किया था, यह आपने याद रखनी है बेटा। और POH आपके पास दिया हुआ है और दोनों की वैल्यू आपके पास न्यूट्रल वाटर के केस में पीएच और POH दोनों की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, -7 है। और pKw क्या चीज है बेटा, pK जी बेटा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का जो अगर आप एक्चुअल स्टैंड की बात करें तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो पोटेंशियल है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल आपके, बल्कि यहाँ पे टेबल पे साइड पे टेबल पे भी दिया हुआ है बेटा, जरा देखिए पीएच मींस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हैदर बेटा साइड पे दिया हुआ है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को हम पीएच कहते हैं और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन को POH कहते हैं। ठीक है बच्चे, अच्छा जी। इसमें आपके पास pKw क्या है बेटा, आपके पास जो KW है नजर आ रहा है बेटा, यहां पे जो KW है बेटा, अगर आप इस KW को KW के साथ अगर आप माइनस लॉग लगा दे pKw के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप pKw फाइंड करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे बेटा, KW के नेगेटिव लॉग लेंगे किसका, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इसके बाद कुछ अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यूज आपके पास आ जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, वो हम जरा देखते हैं बच्चे जी। आपके पास एक टेबल है बेटा एमसीक्यूज के हवाले से, इसमें आप बेशक याद रखिएगा, इसमें से जो पेपर के हवाले से है उसमें एक आपने याद रखनी बेटा, यहाँ पे विनीगर पीएच ऑफ द विनीगर आपने याद रखनी बेटा एमसीक्यूज के हवाले से, और एक आपने याद रखनी बेटा 0.1 मोलर HCl और 1.0 मोलर HCl। फर्स्ट टू एंड विनीगर को आप वैसे मेमोराइज करके रखें और बाकी इसमें और इतनी ज्यादा नहीं है। और एप्पल का याद रखिएगा, ये जरा पूछ लेते हैं बाज होगा पेपर में, ये एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को आपने याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को हम Ka से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसकी भी आपको पता है एक डेरिवेशन है जिसमें आपके पास ये एक रेशियो होगा, अगर एसिड जो नंबर ऑफ एसिड आयोनाइज हुआ है और जो नंबर ऑफ एसिड अनआयोनाइज्ड है उन दोनों का एक रेशियो होता है जिसको हम कहते हैं Ka। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड को हम Ka से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया बच्चे, इसमें आपके पास एक छोटी सी डेरिवेशन है। एमसीक्यूज के हवाले से जो पॉइंट आपने याद रखनी है वो आपके सामने शो हो रहा है बेटा, मैं बताने लगा हूं कि कोई भी किसी भी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है जो डिटरमिन करती है दैट इज द Ka वैल्यू। जो Ka की वैल्यू है वो डिटरमिन करेगी कि भाई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है बच्चे, इसमें आपके पास दिया हुआ है अगर Ka की वैल्यू अगर लेस देन 10⁻³ हो, Ka की वैल्यू लेस देन 10⁻³ हो तो एसिड आपके पास क्या होगा बेटा, वेरी वीक होगा। ठीक है, और Ka की वैल्यू 1 से लेकर 10⁻³ तक हो तो आपके पास एसिड मॉडरेटली स्ट्रांग होगा, ना तो वीक ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग, मॉडरेट। और अगर Ka की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1 हो तो एसिड आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो आप यहां पे एक रिलेशन याद रखिएगा बेटा कि Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड
अब आपको यहां से पता चल गया बेटा, अगर के की वैल्यू ज्यादा है तो एसिड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, के की वैल्यू कम हो तो एसिड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। ये दोनों आपके पास सामने यहाँ पे रिलेशन शो किया हुआ है। डिसोसिएशन कांस्टेंट कुछ एसिड्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से जो आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के हवाले से, दैट इज फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट को याद रखना है बेटा, 1.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ ये आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में आया हुआ है इसलिए। ठीक है बच्चे, इसको आपने जरा याद रखनी है। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस सिमिलरली जिस तरह एसिड के लिए है उसी तरह बेस के लिए भी है। अभी मैंने आपको बता दिया बेटा कि जिस तरह एसिड के लिए स्पेसिफिक वैल्यू होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट की, इसी तरह बेस के लिए भी है। तो अगर हमारे पास जो आयनाइज्ड बेस और अनआयनाइज्ड बेस के दरमियान जो रेशियो होगा उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उसको हम कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसके अंदर आपके पास एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में अगर आप देखें तो इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू को आपने याद रखनी है। ठीक है बच्चे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू को आप एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपके पास इन दोनों की एक कॉम्बिनेशन आएगी, उसको हम जरा डिस्कस करते हैं बेटा। दैट इज जी, नजर आ रहे बेटा सबको? अच्छा जी, इसमें आपके पास क्या, आपको क्या चीज शो हो रहा है बेटा सामने, जरा बताएं मुझे यार नंबर। ये जो उसको जरा एक दफा बड़ा स्क्रीन करेगा, स्क्रीन जरा बड़ा कर दे इसकी, जल्दी से करें। ठीक है, इधर जी बच्चे, ठीक हो गया बेटा आपके सामने यहाँ पे। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आएगा बेटा, दैट इज मैं आपके सामने शो करने लगा हूं बेटा ये। अब जरा देखें, इसमें पी के ए और पी के बी है। जिस तरह आपके पास के ए और के बी है, इसके आपके पास पी के ए और पी के बी भी है। अब पी के ए और पी के बी क्या चीज है बेटा, इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग ले लेंगे किसके, के ए के लिए बेटा, दैट इज इक्वल टू पी के ए, और माइनस लॉग के बी लेंगे किसके लिए बेटा, पी के बी के लिए। ठीक है बच्चे, तो यहां पे आपके सामने एक स्लाइड शो हो रहा है, उसमें आप जरा देखें जी। कंक्लूजन में आपके पास सिंपल है बेटा, इसका उलट है। अगर किसी भी एसिड का पी के ए वैल्यू ज्यादा हो, पी के ए वैल्यू ज्यादा हो तो एसिड वीक, और पी के ए की वैल्यू कम हो तो एसिड स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। तो आपने यहां पे ये बात आप याद रखनी है बेटा कि जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है वो आपके पास पी के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। जो एसिड की स्ट्रेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखनी है बेटा कि पी के ए ज्यादा हो, पी के ए ज्यादा हो तो एसिड वीक हो जाएंगे, और अगर पी के ए की वैल्यू कम हो तो एसिड स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब आपके पास लोरिक ब्रोंसिड एसिड एंड बेस का कंसेप्ट दिया हुआ है। ये तो बड़ा सिंपल है। एसिड जिसके अंदर एबिलिटी है टू डोनेट अ प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन, और बेस के अंदर वो एबिलिटी है जो एक्सेप्ट करते हैं। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस की यहाँ पे एक छोटी सी उन्होंने डिस्कस किया हुआ बेटा। ये बात आपने याद रखनी है कि पी के ए प्लस पी के बी टोटल हमारे पास 14 के बराबर होंगे। ये भी आपके सामने टेबल पे शो हो रहा है बेटा। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस की बात आपने याद रखनी है कि कंजुगेट एसिड कब बनेगा बेटा, जब बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीशीज बनेगा उसको हम कंजुगेट क्या कहेंगे बेटा, कंजुगेट एसिड कहेंगे। और कंजुगेट बेस किसे कहेंगे, जब एसिड अपना प्रोटॉन लॉस करने के बाद जो स्पीशीज बनाएंगे उसको हम कंजुगेट बेस कहेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट के हवाले से बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट आपको पता है कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट हो, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन को सप्रेस कर देते हैं। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है बच्चे, इसमें आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम क्लोराइड की। अब इसके अंदर उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी शो किया है कि सॉल्युबिलिटी जो पोटेशियम क्लोरेट की है वो कम है पोटेशियम
क्लोराइड की निस्बत। तो पोटेशियम क्लोराइड के अंदर जो क्लोराइड कॉमन आयन होने की वजह से ये पोटेशियम क्लोराइड की आयनाइजेशन को सप्रेस कर देंगे, हाइड कर देंगे। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं बेटा? कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। ये आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आपने कॉन्सेप्ट के हवाले से याद रखनी है। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ स्ट्रॉन्ग बेस को मैंने आपको पहले भी दिया हुआ था, उनमें से आपको पता चलना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस से मुराद क्या है? उसकी आयनाइजेशन ज़्यादा होगी। जो ज़्यादा आयनाइज होंगे बेटा उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए वो आसानी से दूसरे की जो है आयनाइजेशन को सप्रेस कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएंगे बच्चे ये था कुछ कॉमन आयन इफेक्ट के हवाले से कुछ एग्जांपल की हमने बात की बेटा, ठीक है। अच्छा जी, बफर सॉल्यूशंस के हवाले से कुछ अगर हम बात करें तो बफर सॉल्यूशन आपको पता है बेटा ये क्या करते हैं? अगर पीएच में चेंजेस आ जाए तो उस चेंजेस को वो क्या करते हैं बेटा? नलिफाई करते हैं, वो उसको मिनिमाइज कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक बफर कैपेसिटी के हवाले से बात की है। एमसीक्यूज आपके पास एक आ जाएंगे बेटा, इसमें मैं आपको वो जरा बता देता हूँ कि यहाँ पे एमसीक्यूज क्या है। यहाँ पे एमसीक्यूज क्या है मैं आपको बता देता हूँ जी। आपके सामने बेस्ट बफर कौन सा बेटा? बेस्ट बफर और जो आइडियल बफर है उस पे याद रखिएगा, जो एक छोटा सा टेबल दिया हुआ एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा। पीएच अगर पीएच इक्वल हो किसके? पी के ए के, तो सबसे बेस्ट बफर होगा बेटा। और पीओएच इज इक्वल टू पी के बी के बराबर हो तो बेटा सबसे बेस्ट बफर होगा, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा ये कब होगा बेटा? पीएच और पी के आपस में बराबर कब होगा बेटा? आपस कर दिया बेटा, आपस में बराबर कब होगा बेटा? जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और एसिड और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और बेस आपस में बराबर हो तो पीएच इज इक्वल टू पी के ए और पीओएच इज इक्वल टू पी के बी के बराबर हो जाएंगे, तब आपके पास जो बफर बनेगा दैट इज द बेस्ट बफर। हेंडरसन इक्वेशन की जो वैल्यू है आपने सिर्फ इक्वेशन को याद रखनी है बेटा। पीएच डिटर्मिनेशन के लिए, पीओएच डिटर्मिनेशन के लिए, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ अ बफर, उसके लिए आपके पास पीएच के लिए फार्मूला भी दिया हुआ है और पीओएच के लिए भी फार्मूला दिया हुआ है। इस फार्मूले की मदद से बेटा आपके पास एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पे टेबल आपके सामने शो हो रहा है। इस टेबल को आपने याद रखना है। अगर हमारे पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन और एसिड की कंसंट्रेशन आपस में बराबर हो जाए तो याद रखिएगा बेटा जो पीएच है वो पी के ए के बराबर हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, तो सबसे बेस्ट बफर होगा आपके पास। सॉल्ट की कंसंट्रेशन एसिड से ज्यादा हो तो पीएच पी के ए से ज्यादा हो जाएंगे, और अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन एसिड से कम हो जाए तो पीएच पी के ए से कम हो जाएंगे। ये आपने फॉर द एमसीक्यूज के लिए आपने इसको याद रखनी है, ठीक है बच्चे। क्लियर हो गया सबको? इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्लाइड आएगा बेटा, दैट इज कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके सामने गिवन है, इसको जरा पढ़ लेना बेटा खुद से, ठीक है। जिसमें आपको पता है कि डेफिनेट पीएच होगी बेटा, पीएच डस नॉट अल्टर आइदर ऑन कीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन अ डाइल्यूशन। ये बेटा ये आपने याद रखनी है बेटा इसमें, ठीक है। और इसके अलावा जो पीएच है वेरी स्लाइटली अल्टर कर देता है बाय एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बाय स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब आपके पास इसमें यह है कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक सोल्यूशन है, इधर जरा बोर्ड पे देखें जरा बच्चे, जो सोल्यूशन है आपके पास एक, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपके पास एक सोल्यूशन है जिसका पीएच फॉर एग्जांपल 7.5 है, ठीक है। मैं सपोज कर रहा हूं, नजर आ रहा है बेटा आपको 7.5 जी। अब 7.5 पीएच है तो जो बफर है वो क्या करेंगे? मिसाल के तौर पर अगर आप इस सोल्यूशन के अंदर कोई बेस ऐड कर दें, अब आपको पता है जो बेस क्या करेंगे, इसके अंदर OH आयंस की तादाद बढ़ा देंगे। एज ए रिजल्ट पीएच 7.5 से क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। अगर मैं इसके अंदर एसिड ऐड कर देता हूं, तो एसिड की प्रॉपर्टी आपको पता है H+ दे देंगे। अब होना यह चाहिए कि अगर मैं एसिड ऐड करूं तो पीएच 7.5 से कम होना चाहिए, और अगर मैं यहां पे बेस ऐड कर दूं तो पीएच 7.5 से इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन बफर क्या करेंगे बेटा? बफर सॉल्यूशंस क्या करते हैं? बफर सॉल्यूशन का काम यह है कि ये उस पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट कांस्टेंट 7.5 पे नहीं रखेगा कभी भी, 7.5 पे कभी भी कांस्टेंट नहीं रख सकता ये बफर सॉल्यूशन। ये क्या करेंगे? ज्यादा चेंज होने से रोक देती है। मसलन 7 पॉइंट अगर आप OH ऐड कर देते, कोई बेस ऐड कर दे, तो फॉर एग्जांपल इससे 9 होना था
तो 9 होने नहीं देंगे, बल्कि ये 7.55 कर देंगे या 7.53 कर देंगे, मतलब स्लाइडली चेंज कर देंगे पीएच को, ज्यादा पीएच को चेंज होने नहीं देंगे। यही एबिलिटी है बेटा किस चीज की बेटा, ये बफर सॉल्यूशन की एबिलिटी है। ठीक हो गया बच्चे, क्लियर हो गया सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को बेटा बफर सॉल्यूशन में? इसके बाद आपके पास है बेटा कुछ एप्लीकेशंस है बफर सॉल्यूशंस की। ठीक है बेटा, आपके देखिए हमारे जो इंसान के जो ह्यूमन ब्लड है, ये आपके पास क्या है बेटा, एक तरह से बफर सॉल्यूशन ही है। ठीक है, कोई एसिड अगर हम खाए, एसिड वगैरह एसिडिक चीज़ खाए या बेसिक चीज़ खा ले, तो वो आपके जो चेंज इन पीएच ऑफ द ब्लड है उसको वो प्रिवेंट कर देते हैं। एप्लीकेशन में आपके पास क्या है बेटा, क्लिनिकल एनालिसिस। क्लिनिकल एनालिसिस से मुराद क्या है बेटा, जो आपके डिफरेंट सैंपल्स लेते हैं, लाइक ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल वगैरह, इनकी जो टेस्टिंग होती है बेटा क्लिनिकल एनालिसिस में, उसके अंदर बफर की एप्लीकेशन है। डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के अंदर इसकी एप्लीकेशंस है, न्यूट्रिशन के अंदर है, सॉइल साइंस के अंदर है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी। तो इन तमाम के अंदर बफर सॉल्यूशंस की एप्लीकेशन है। लास्ट वन है बेटा, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। आपके सामने अभी मैं शो करवा देता हूं बेटा जी। लास्ट आपके पास बेटा इसमें टॉपिक है, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम KSP से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चे, आपके सामने भी दिया हुआ है क्या है बेटा, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम एक और नाम भी दे सकते हैं बेटा, दैट इज जी, क्या नाम है बेटा, दैट इज इक्विलिब्रिया ऑफ स्लाइडली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड। इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रिया ऑफ स्लाइडली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। ये किस चीज, ये क्या चीज है बेटा, डेफिनेशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रेज टू एन एक्सपोनेंट इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, अगर आप जरा गौर से देखें, AX/BY, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपके पास XA + Y और +Y B - X। मतलब यहां पे आपके पास जो आयंस है वही है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं आपको, मिसाल के तौर पर मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं बेटा, जरा बोर्ड पे देखें सारे बच्चे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है सोडियम क्लोराइड NaCl, आयनिक कंपाउंड है ना। अगर मैं इसको आयनाइज कर दूं तो क्या आ जाएगा बेटा, Na+ में जाएगा, साथ में Cl- में जाएगा। तो KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट किसके बराबर होगा बेटा, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। या अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड हो, अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे कैल्शियम क्लोराइड को मैं अगर डिकम्पोज कर दूं तो कैल्शियम प्लस आएगा, साथ में क्लोराइड माइनस आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ पे 2 आ गया ना यहाँ पे। अब इस केस में क्या बनेगा जरा देखें, इस केस में आपके पास बनेगा KSP = मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड रेज टू पावर 2। ये आपके पास एक तरह से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए फार्मूला है। ठीक है बच्चे, तो आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को याद रखना है बेटा। अगर MCQs कोई आ जाए कि आपसे अगर मिसाल के तौर पर एक सॉल्ट, आपको सॉल्ट दिया हुआ है और इस सॉल्ट में से आपसे पूछे भाई कि फॉर एग्जांपल आपसे कहते हैं कि भाई सोडियम आयन की कंसंट्रेशन इस तरह फॉर एग्जांपल 0.1 है और क्लोराइड की फॉर एग्जांपल 0.5 है, तो आप कैलकुलेट करें KSP क्या होगा इसके लिए। तो आप सिंपल इसी फॉर्मूले की मदद से उसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसके अलावा लेड का भी उन्होंने दिया हुआ है बेटा, और वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है, KSP की वैल्यू भी एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन वैल्यूज है। एप्लीकेशन क्या है बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ KSP फ्रॉम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट से KSP फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह सॉल्युबिलिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं KSP से। प्रेडिक्शन ऑफ प्रिसिपिटेशन भी हम पता कर सकते हैं बेटा, और इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, ये भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसके बाद एक टेबल दिया हुआ है, एप्लीकेबल फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस PbCl2। यहाँ पे आपके पास MCQs के हवाले से याद रखिएगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का क्या क्या है। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज सब्सटेंस हुज मोलर कंसंट्रेशन आर लेस देन 0.01। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ये टेबल में दिया हुआ है कि ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा बेटा, ये एप्लीकेबल होगा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए एप्लीकेबल है KSP, और वो तमाम सॉल्यूशन जिसके अंदर मोलर कंसंट्रेशन 0.01 मोलर हो, 0.01 मोलर हो, उसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है बच्चे, साथ में एक और टेबल भी दिया हुआ है आपके पास, अगर आयनिक प्रोडक्ट बराबर हो KSP के। बेटा ये इंपॉर्टेंट MCQs है, ये साइड पे जो टेबल बना हुआ है ना, इस टेबल को आपने अच्छी तरह याद रखना है। इस टेबल के अंदर अगर आप जरा गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP के बराबर हो, ठीक है,
तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। और अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा हो तो सॉल्यूशन हमारे पास अनसैचुरेटेड होगा। और अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से कम हो, आयनिक प्रोडक्ट KSP से कम हो तो अनसैचुरेटेड, और अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो KSP से तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होंगे बेटा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो ये आपने MCQs के हवाले से याद रखने बेटा, पेपर के हवाले से, ठीक है बच्चे। तो आई होप सो कि आप लोगों को इसमें इस चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया बेटा, चैप्टर 8, इसमें मेरा ख्याल है किसी को कोई मसला नहीं होगा। अब मैं आपको यहाँ से एक MCQs यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, उस MCQs को जरा याद रखिएगा, ठीक है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑप्शन है, लेट सपोज क्वेश्चन मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, इफ द वैल्यू ऑफ pKa of an acid is very high, बताना है the acid will be, हाँ जी, एसिड क्या होगा बेटा आपके पास, नंबर 1 वीक, बी मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, सी ऑप्शन है आपके पास स्ट्रॉन्ग, और डी है वेरी स्ट्रॉन्ग। जी बच्चे ऑप्शन बता दे जरा बेटा। जी बेटा वहाब, अहमद, हैदर, हमजा, फजर। जी बेटा इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर करें बेटा जल्दी से। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर करें बेटा जल्दी से। अगर आपके पास pKa की वैल्यू ज्यादा हो किसी भी एसिड के लिए तो एसिड क्या होगा बेटा, वीक होगा, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होगा, या स्ट्रॉन्ग होगा, या वेरी स्ट्रॉन्ग होगा। जी वेरी गुड वहाब बेटा, वेरी गुड। pKa की वैल्यू ज्यादा हो तो अगर हमारे पास क्या हो जाएंगे, अगर pKa के जगह पे अगर हमारे पास होता सिर्फ Ka, देन क्या होता, अगर Ka होता तो क्या होता बेटा, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम पूछ लेते Ka वैल्यू ज्यादा हो तो क्या होगा। जी बच्चे हाँ जी, बताया जरा बच्चे मुझे। अगर हमारे पास Ka की वैल्यू ज्यादा होती तो क्या हमारे पास रिलेशन होता फिर, डी। जी वेरी गुड, ऑप्शन आपके पास डी होता फिर, ठीक है बच्चे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था Ka की वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिड की स्ट्रेंथ या द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड विल बी ग्रेटर, ठीक है। और अगर pKa की वैल्यू हो तो फिर हमारे पास फिर कम हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, pKa और K। यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है, अगर हमारे पास Ka और pKa, Kb और pKb, अगर हम बात करते हैं ये बेस के लिए और ये एसिड के लिए बात करें तो याद रखिएगा Ka की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है बच्चे, तो हमारे पास pKa की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो एसिड हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर Ka की वैल्यू कम हो जाए तो pKa की वैल्यू बढ़ जाएगी, एसिड हमारे पास वीक हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास Kb की वैल्यू ज़्यादा हो तो बेस हमारे पास pKb की वैल्यू कम हो जाएगी और बेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और अगर Kb की वैल्यू कम हो तो pKb वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और बेस हमारे पास वीक हो जाएंगे। तो ये रिलेशंस आपने याद रखनी है जी बच्चे, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। तो बेटा हम यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं बेटा आपका लेक्चर यहाँ पे, क्योंकि टाइम भी हो गया ख़त्म, ठीक है बच्चे। तो आज के लेक्चर के हवाले से बेटा अपने रिव्यूज़ लाजमी दे दीजिएगा, ठीक है बेटा। कल हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कल चैप्टर 9 और 10 जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसके हवाले से भी कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करें, क्योंकि अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी हमारा रहता है बेटा, तो उसे हमने थोड़ी जल्दी से कवर करना है, ठीक है बच्चे। तो बाकी मैं इंशाल्लाह वर्कशीट्स भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोग उसको भी
ज़रा देख लीजिएगा। और बाकी बेटा इस आज के लेक्चर के हवाले से रिव्यूज़ देते बेटा। आप लोग अपने रिव्यूज़ देते तो हैं, लेकिन आप लोग अपने रीजंस नहीं बताते बेटा। अगर आपको समझ आ रहे हैं तो आप साथ लिख दे के समझ आ रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप बेटा लाजमी वहाँ पे लिख दें, वरना आपका जो रेटिंग है अगर आप 1 स्टार दे देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं, 5 देते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप 1 देते हैं तो अपने रीज़न बताएं कि मैंने 1 इसलिए दिया है। अगर आप 5 देते हैं तो इसका रीज़न बताएं कि भाई मैंने इसलिए 5 दिया है। ठीक है, तो आप अपने रीजंस के साथ अपने रिव्यूज़ दिया करें। ठीक है बेटा, ये इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें पता चलता है कि बच्चे को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अगर आप 1 स्टार दे रहे हैं, आप रीज़न नहीं लिख रहे, तो मुझे क्या पता कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आप 5 स्टार दे रहे हैं आप, ठीक है, हम तो ये समझेंगे कि बच्चे को समझ आ गया सारा, लेकिन साथ में आप मेंशन भी कर दे बेटा लेक्चर हमें समझ आया, इसमें ये चीज़ अगर कोई समझते हैं कि भाई इसके अंदर ये हमें इस तरह करवा रहे तो हमारे लिए बेहतर था, मतलब इस तरह आपके पास है। बाकी बात है, बाकी जो एक बच्चे ने मुझे कहा था कि सर सिलेबस बहुत फास्ट जा रहा है, तो सिलेबस को हमने फास्ट ही लेके जाना है। अगर हम स्लो रखेंगे बेटा तो फिर आपका सिलेबस ओबियसली ख़त्म नहीं होगा। हमने देखिए ये चीज़ें आप पहले भी पढ़ के आ चुका है बेटा, कॉलेज में आपने एकेडमीज में, कॉलेज में एफएससी डिटेल पढ़ के आ चुका है। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ इसको गो थ्रू करना है और एमसीक्यूज़ के हवाले से हमने इसको डिस्कस करना है, पॉइंट्स बनाना है, एमसीक्यूज़ के हवाले से हमने इसको डिस्कस करना है। ठीक है, और आपका तो थारोली कंप्लीट सिलेबस शामिल है, जबकि जो एमकेड है, एमडीकेड है, उसमें तो सिलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं, इसलिए हम उनको आराम से भी पढ़ाए तो सिलेबस ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपका ये है कि आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट शामिल है, 27 के 27 चैप्टर्स शामिल है। ठीक है बच्चे, चले फिर बहुत अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी इसी टाइम पे। अल्लाह हाफिज़।